गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं एम.के. ओझा एसएसटी टीचर सीता देवी स्मारक इंटर कॉलेज जिटिया थोक से आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ। ये आपका पार्ट 2 वीडियो है सोशल स्टडी का। जैसा कि इंट्रोडक्शन में आपको दे चुका हूँ कि आपको आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। आप जानते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आपका पहला चैप्टर है क्लास 9th के लिए। वैसे कंपटीशन वाले स्टूडेंट भी या लोअर स्टूडेंट भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये हाई स्कूल 8th और 9th के लिए वीडियो है, आप इसको एक बार ज़रूर देखिएगा। और सोशल स्टडी को यानी इस चैप्टर को हम बहुत धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। सारे क्वेश्चन आप स्वयं ही कर लें, उसको रिटर्न कराने की ज़रूरत ना पड़े। सबसे बड़ी समस्या मैं कल ही बता चुका हूँ कि क्वेश्चन को लिखें कैसे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। ऐसा नहीं कि आपको आते नहीं है, सवाल नहीं आते, आप लिख नहीं सकते, आप राइट नहीं कर सकते, आप जानते नहीं हैं, पढ़े नहीं हैं, पढ़े हैं लेकिन आप लिखने की स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे वो आपको हम ये जब वीडियो ख़त्म हो जाएगा तब आपको लास्ट में बताएंगे। ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तब आपको एक वीडियो डालेंगे, सारे कॉन्सेप्ट के बाद जो है जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करा देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जैसा कि आपको मैंने कल ही बताया था कि हिस्ट्री के बारे में आपको सारा मैं प्रीफेस दे चुका हूँ। आज आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन है। फ्रेंच रेवोल्यूशन हम ये क्यों पढ़ते हैं, ये सबसे पहला सवाल है। आपको हम बता दें कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हालांकि यूरोप का इतिहास है, लेकिन इंडिया में उसका हम अध्ययन क्यों करते हैं। हालांकि इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर अगर सोशल स्टडी पढ़ाया जाता है, इतिहास पढ़ाया जाता है, वर्ल्ड इतिहास पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है। इसका रीजन एक ही है क्योंकि इस रेवोल्यूशन ने मॉडर्न पीरियड में एक ऐसे कुछ मिडल पीरियड में, जब यहाँ मॉडर्न और मिडल पीरियड स्टार्ट हो रहा था, उस दौर में एक ऐसे वर्ड दिए थे, 3 वर्ड ऐसे दिए थे जो पूरी दुनिया को नया लगा था। एक ऐसा वर्ड था जो नया था पूरी दुनिया के लिए। फॉर एग्जाम्पल इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी। तो इन तीनों वर्ड की वजह से, इक्वलिटी आप जानते हैं समानता, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा बंधुत्वता, और लिबर्टी स्वतंत्रता, ये 3 वर्ड ऐसे थे जो इससे पहले विश्व इतिहास में देखने को नहीं मिलते थे। तो जिसकी वजह से एक ऐसे वर्ड है कि हर आदमी को स्वतंत्रता चाहिए, आज की डेट में हर आदमी को समानता चाहिए, आज की डेट में जितनी भी कंट्रीज हैं सभी लोग भाईचारे की बात करते हैं। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस सबसे जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ें। तो अब मैंने आपको बता दिया कि इस फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों पढ़ना है इतिहास में, इसका सबसे पहला रीजन यही है। अब आ जाइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो स्टार्टिंग करते चर्चा की फ्रांस एक ऐसा देश जहां पर हमेशा मोनार्की, पहले जितनी भी कंट्रीज थी सब पर मोनार्की ही काबिज थी, शासन वही करती थी। तो मोनार्कियल से आप देखेंगे कि 1789 से लेकर के 1799 तक ये एक ऐसा पीरियड है कि उस पीरियड के बाद जो है फ्रांस जो था वो मोनार्कियल से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में गया। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से आप देखते हैं डिक्टेटरशिप में नेपोलियन बोनापार्ट की तरफ चला गया। और उसके बाद जो है वाटरलू की जो है संधि हुई, उस संधि के बाद जो है फ्रांस में फिर से एक बार पुनः स्थापना हुई 1815 में वाटरलू की संधि में कि फ्रांस फिर से डेमोक्रेटिक एक कंट्री बना। तो आइए स्टडी करते हैं कि ऐसे कौन कौन से रीजन थे, कौन कौन से काजेस थे कि जिसकी वजह से फ्रांस में इतना बड़ा रेवोल्यूशन हुआ, विश्व को ऐसे वर्ड मिले। और क्यों रेवोल्यूशन हुआ, सबसे पहला सवाल कि फ्रांस में ही ये रेवोल्यूशन क्यों हुआ, उससे पहले क्यों नहीं हुआ। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे इसके ऊपर कि फ्रांस रेवोल्यूशन, फ्रेंच में ऐसे रीजन क्या थे। तो सबसे पहले हम चलते हैं थोड़ा सा इसके बैक में। तो बैक में हम चलते हैं कि एक लुईस, इसके ध्यान रखिएगा, इस यहाँ पर जो डायनेस्टीज शासन कर रही थी, डायनेस्टीज, उसको हम बर्बन डायनेस्टीज बोलते हैं। बर्बन डायनेस्टीज बोलते हैं, जिसको हम डेस्पोट्स बोलते हैं। डेस्पोट, ये डेस्पोट का मतलब होता है अब्सोल्यूट किंग, एक ऐसा किंग जो सत्ताधारी निरंकुश शासक हो, जिसके ऊपर कोई अंकुश न हो। और ये इनकी डायनेस्टीज है। तो बर्बन डायनेस्टीज के शासक यहाँ पर शासन करते थे। सबसे पहले हम बात करेंगे लुईस 14 एक चीज। और हालांकि वहां पर लिखा हुआ इस तरीके से, लेकिन हम लिखेंगे इस तरीके से ताकि आपको पढ़ने में भी और समझने में भी आसानी रहे। तो 3 शासकों का हमें अध्ययन करना है। सबसे पहले हम लुईस 15 की अध्ययन करेंगे, 16
यस 1643 टू 1750, ये पीरियड आपका देखते हैं 72 ईयर्स का जो ये पीरियड है, इस पीरियड में इस शासक ने इतने ज्यादा युद्ध किए और इतने ज्यादा पावर, सारे के सारे पावर को सेंट्रलाइज कर दिया, यानी पूरा का पावर स्वयं के अंदर अब्सोल्यूट कर लिया, पूरा का पूरा शासन अपने तरफ से चलाता था। तो जिसकी वजह से देखते हैं, और दूसरी तरफ जो युद्ध, कई सारे युद्ध, बड़े बड़े युद्ध जीते थे लुईस XIV ने, उस युद्धों में हम देखते हैं बहुत सारे धन का खर्च हुआ, बहुत सारा नुकसान हुआ, और उस नुकसान की भरपाई के लिए डेप्ट लिए गए, ऋण लिए गए, जिससे खजाना को जो है शासन को चलाने में आसानी है। और उस डिप्ट को भरने के लिए या तो ऋण लिए गए, और ऋण को खत्म करने के लिए टैक्सेस लगाए गए रियायतों पर, यानी वहां के जो किसान थे, किसानों के ऊपर टैक्सेस लगाए गए, जिसकी वजह से हम देखते हैं बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हुई। उसके बाद आप देखते हैं लुईस आपका 15 आ जाता है, लुईस 15 आपका जो शासक है, ये 15 से 74, ये आपका एक ऐसा पीरियड है, इस पीरियड में हम देखते हैं कि इस 58 ईयर्स के साथ रूलिंग टाइम में हम देखते हैं लुईस 15 के, कि यहां पर 7 ईयर्स वार होते हैं। 7 ईयर्स वार में यूरोप के कई सारी कंट्रीज, जैसे कि आप देखते हैं ऑस्ट्रिया था, फ्रांस था, और इटली भी था, और उसी में जो है क्या कहते हैं ब्रिटिश था, ये सारे 7 सालों के युद्ध में फंसे पड़े थे, और उस युद्ध में जो है बहुत सारे नुकसान थे। और इसी तरफ देखते हैं कि 1772 में जो है, 1772 में अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो गया था, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, और जिसमें ब्रिटिश के विरुद्ध, हालांकि यहाँ पर 7 ईयर वार्स में जो है नुकसान हुआ, हार देखनी पड़ी, उस हार की भरपाई के लिए ब्रिटिश के खिलाफ अमेरिका की 13 जो कॉलोनी थी ब्रिटिश की, उसके खिलाफ मदद की, किसकी? ब्रिटिश के खिलाफ मदद की अमेरिका की, स्वतंत्रता दिलाने के लिए। और 4 जुलाई 1776 को हम देखते हैं कि अमेरिका स्वतंत्र हो जाता है, जो इस धरती पर पहला एक ऐसा देश था जो सबसे पहले अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में घोषित किया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इस जो स्टार्ट हुआ वो जाकर के लुईस 16 ये आपका एक ऐसा शासक था जो 1774 टू 92, इन ईयर्स में हम देखते हैं ये जो 16 था, यहां पर भी ऐसे डेप्ट स्टार्ट हुए, और आज की डेट में यानी यहां पर पहुंचने के बाद लुईस 16 के पास एक ऐसा खजाना मिला जब पूरा खजाना खाली था, ऋणों का बोझ दुनिया भर का था। इस स्थिति को देखने के लिए या मेंटेन करने के लिए सबसे पहला जो इजी वर्क था वही वर्क था कि टैक्स को इंक्रीज कर दिया जाए, और दूसरी चीज देखा जाए तो ये सबसे अयोग्य शासक के रूप में माना जाता है लुईस 16। इसकी जो है वाइफ थी ऑस्ट्रिया देश की राजकुमारी मैरी आंतोनेट, पूरा का पूरा शासन के ऊपर उसी का संचालन होता था, जिसकी वजह से जो भी डिसीजन होते थे, यानी लुईस 16 कभी भी बोल्ड डिसीजन नहीं ले पाए रिफॉर्म के लिए, जो भी सोशल या फिर पॉलिटिकल रिफॉर्म करने थे उसके ऊपर बोल्ड डिसीजन नहीं ले पाए, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि समस्याएं इतनी बढ़ गई कि पूरा शासन सिर्फ मैरी आंतोनेट चलने लगी, और जब भी उसका डिसीजन माना गया तो कुछ ना कुछ समस्याएं फ्रांस के लिए खड़ी हुई। तो ये आपकी रही पॉलिटिकल काजेस की, कौन कौन से पॉलिटिकल काजेस हैं जिसकी वजह से जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन हुए 1789 में। अगले दिनों हम चर्चा करेंगे या नेक्स्ट डे हम चर्चा करेंगे सोशल काजेस की। तो इतना ही वीडियो हम रखते हैं ताकि वीडियो बड़ा ना हो, आपको समझ में भी आए। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर कुछ बातें समझ में नहीं आती, कोई आपके पास क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।